बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। बीवी एक तो जीने नहीं देती, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह, क्या बात है। और हमारे साथ हमारे तीन कवि मित्र बैठे हैं। सबसे पहले परिचय करते हैं। हम एक मध्य प्रदेश में बहुत छोटा सा गांव है अकोदिया मंडी, वहां से आते हैं और उनका नाम गोविंद राठी होता है और हास्य रस की कविताएं भी वीर रस के अंदाज में पढ़ते हैं। सुरेश भैया, मैं तो मोहब्बत वाला आदमी हूँ। मैंने कहीं लिखा था कि खुद अपने ही हाथों से आग मत लगा, आहा, ये दिल के रिश्ते हैं, दिमाग मत लगा। हाय 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 हाय। और तू मेरी मोहब्बत का कायल है अगर, इसमें 2 का गुणा कर 4 का भाग मत। हाय 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 हाय। अकोदिया मंडी से हमारे साथ आते हैं गोविंद राठी। उनके पास जो बैठे हैं वो मुरादाबाद से आते हैं और नाम भी बड़ा कमाल का है साहब। इनके बिना जो बीच में बैठे हुए ना, कुछ भी संभव नहीं है। तरक्की चाहिए तो इनकी जरूरत, जीवन में कुछ सफलता चाहिए तो इनकी जरूरत, पैसा कमाना है तो इनकी जरूरत, यानी कि हर जगह जिनकी जरूरत हो, बताओ वो कौन होगा? ये और नाम है इनका मक्खन मुरादाबादी। जीवन में मक्खन के सिवा कुछ नहीं हो सकता साहब। और इनके पास जो बैठे हैं साहब, वाह वाह, वो तो बैठे हैं। मैं इनको अक्सर कहता हूं, प्रदीप चौबे जी, अगर जिंदगी में आपको किसी से बदला निकालना हो तो उसे पहले डेट दो कि हाँ मैं तुम्हारे कार्यक्रम में आ रहा हूं, और उसके बाद पहुंच जाओ। ये है प्रदीप चौबे, क्योंकि इनका होना बड़ा कमाल का होता है। आइए सबसे पहले हम तीनों के लिए कहते हैं वाह वाह, क्या बात है। किसे बुलाना चाहती हैं आप सबसे पहले? मिस्टर लाठी का वार किया जाए मिस्टर राठी से। वाह क्या काफिया। मिस्टर लाठी का वार किया जाए राठी से। कमाल हो गया साहब। थैंक यू। इनका साहित्य उमड़ घुमड़ के बाहर आए, उससे पहले भाई गोविंद राठी आओ। मुझे नहीं, जनता को भी बचाओ। जरा जोरदार तालियां गोविंद राठी। घटना दुर्घटना की बात चल रही है, एक घटना मुझे भी याद आ रही है। सुनाइए। आदमी जिंदगी में फायदे उठाने के चक्कर में लगा रहता है, मगर कभी कभी गलत फायदा उठाने में नुकसान भी करवा लेता है जी। इस घटना में मत देखना सच और झूठ की मात्रा। मेरे सामने से गुजर रही थी एक शव यात्रा। अच्छा। मैंने मित्र से कहा, यार किसकी है? बोले अपने जगदीश जी की है। मैंने कहा ये तो कम उम्र के व्यक्ति थे, स्वस्थ थे, ये कब कहां किसी बीमारी से ग्रस्त थे, कैसे जिंदगी का दामन हाथों से फिसल गया? मित्र बोला ये गलत फायदा उठाने के चक्कर में निकल गया। अच्छा। मैंने कहा मत बुझा पहेलियां, सच सच बता, इसने क्या फायदा उठा लिया? क्यों लगा दी जिंदगी दाव पर? क्यों इतनी बड़ी त्रासदी झेली? मित्र बोला इसे अंतिम संस्कार के सामान पे 50% की छूट मिल गई थी। वो इसने ले ली। अंतिम संस्कार के सामान पर 50% की छूट मिल गई थी, वो इसने ले ली। मगर जो भी करता है अच्छा ही करता है, भाग्य विधाता। कहीं से 100% की मिलती तो सारे परिवार को ले जाता। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। व्यंग के 2 कवि यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ शैलेश भाई एक व्यंग का टुकड़ा आप सुनाएं। चाहता हूँ। एक घटना फिर देखें। जी। बीमारी में राजनीति। वाह, बीमारी में राजनीति। हालांकि देश की राजनीति ही बीमार है जी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। 25 तरह की बीमारियों से ग्रसित नेताजी को डॉक्टर ने 25 तरह से समझाया, मगर अफसोस एक शब्द भी नेताजी को बीमारी का समझ में नहीं आया। वो भन्नाकर डॉक्टर से बोले मुझे डॉक्टरी भाषा में मत उलझाओ, हो सके तो मुझे मेरी भाषा में समझाओ। अच्छा। डॉक्टर पहले थोड़ा शक पकाया, फिर उसने नेताजी की भाषा में नेताजी को बताया। बोले नेताजी आपका ब्लड प्रेशर आपके द्वारा किए गए घोटालों की तरह बढ़ गया है। वाह वाह, बहुत अच्छे। आपका ब्लड प्रेशर आपके द्वारा किए गए घोटालों की तरह बढ़ गया है। आपका लीवर एकदम आपके चरित्र की तरह सिकुड़ गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बरसों से आप जिस तरह जनता को झूठे प्रलोभन दे रहे हैं, ठीक उसी तरह आपके फेफड़े आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
ठीक उसी तरह आपके फेफड़े भी आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जीत के बाद आप जिस तरह से ऐंठते हैं, आपकी नसें अट गई हैं। आपकी दोनों किडनियां रामलीला मैदान में अनशन पर जाकर बैठ गई। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपकी कैंसर और माइग्रेन की रिपोर्ट भी डाउट करने वाली है। मुझे अफसोस है, आपकी आंखों की रोशनियां विपक्ष की तरह वॉकआउट करने वाली है। अच्छा, जो पंक्तियां देखिए शैलेश भैया, आपकी नमक हरामी की आदत से शरीर में नमक की तो भरपाई हो गई है, वाह वाह वाह, बहुत मगर अच्छे। चुनावी सभाओं में मीठा मीठा बोलने से आपकी शुगर हाई हो गई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत अच्छा। आपका हीमोग्लोबिन यानी खून कभी भी खत्म होने की शपथ ले सकता है, और आपका हृदय किसी भी दिन मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे सकता है। भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गोविंद। इसलिए कुछ अच्छा कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए, जाकर किसी मजबूर, बेबस और लाचार के आंसू पोंछिए। वाह। अंतिम वक्त किसी गरीब के घर नन्हा सा चिराग जलाइए। शहर नहीं, चूल्हे जल सकें, कोई ऐसी आग जलाइए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कर जाइए कुछ ऐसा, भारत माता का तार तार हो चुका दामन सिल सके। मरणोपरांत शहीद के परिवार को आश्वासन नहीं, 2 वक्त की रोटियां मिल सके। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छा। कर जाइए कुछ ऐसा, जुर्म और भ्रष्टाचार की सारी सलाखें टूट जाएं। जो आंखें उठे किसी भी सरबजीत की तरफ, वो आंखें फूट जाए। वाह वाह वाह, बहुत कर दीजिए कुछ ऐसा, मुफलिस अपनी बेटी के हाथ में मेहंदी रचा सके। जाते जाते बना जाइए वो कानून जो सड़कों पर लुटती हुई दामनी को बचा सके। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया। वरना 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 हवा हो जाएगी पल भर में ये जितनी भी शोहरत है। क्योंकि सच तो यह है नेताजी, आपको दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया गोविंद, तुमने दुर्घटना में से हाथ से निकाला और नेताजी को बताया कि क्या करना चाहिए जो नेताजी के जीवन में नहीं रहा, खो चुका है। अब ये जो ढूंढ के लाने की कला होती है ना साहब, ये सबके पास नहीं होती। तलवार जो चीज नहीं करती ना, वो सुई कर देती है, और यकीन मानिए सुई नहीं आलपिन कर देती है। तलवार से आप वार करेंगे तो शायद किसी का कत्ल कर देंगे, लेकिन अगर आलपिन गड़ाएंगे ना साहब, तो दर्द भी होगा और चीख भी नहीं निकलेगी। अब यही कविता का सबसे बड़ा कर्म है कि दर्द हो और चीख न निकले। ये प्रदीप चौबे ही हैं जो जीवन के फलसफे को सिर्फ एक पंक्ति में इस तरह कहते हैं कि पर्स नोटों से भरा होता है तो मरुस्थल भी हरा होता है। इसलिए जीवन में हरा भरा होने के लिए आदमी को भीतर से भरा होना बड़ा आवश्यक है। हम एक ऐसे कवि को बुलाना चाहते हैं जो अंदर बाहर सब जगह से हरा भरा है। आइए प्रदीप चौबे, जरा जोरदार ताली। इस बार कुछ आलपिने, जैसा कि शैलेश ने बताया जी, आलपिने ये छोटी छोटी कविताएं हैं, उनके मजे लीजिए। सुना है? आदमी और जानवर में बेसिक क्या फर्क है? जी, शेर शेरनी से नहीं डरता, शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। भाई क्या बात है। एक सरकारी सीन देखिए आलपिन में। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला, ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। बीवी एक तो जीने नहीं देती, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, पुरानी का। थोड़ा आगे बढ़ाया मैंने। हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और असफल के पीछे दूसरी का। मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, हाँ, यार बकरा ईद कब है? वो बोला, जब आ जाओ। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। हाय हाय, बिल बना सकता है। बहुत अच्छे, क्या बात है। नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर हो गई तो हो ही जाओगे।
पागलों के बारे में लोग कहते हैं, पागल को कैजुअल लेते हैं लोग। पागलों के बारे में एक छोटी सी आलपिन सुनो। सुनो सुनो सुनो, सुनाइए सुनाइए। कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रदीप जी। कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं। पागलों से पूछिए, वो हमें कुछ नहीं समझते। डॉक्टर के कहने पर मैंने नमक छोड़ दिया, इस जरा सी बात ने मेरे नमक का दिल तोड़ दिया। हाय हाय, क्या बात है। एक दिन लंच पर मेरे कान में बोला, क्यों बे नमक हराम। इस देश में बहुत कुछ है, मगर ये जो कुछ है यही काम का है, बहुत तो बस नाम का है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं अंग्रेजी में जी। और आप देखते हैं लोकसभा का सीन कि वहां पर कितना शोर शराबा होता रहता है। और उसके आगे क्या होता है देखिए, एक बेचारा स्पीकर जिसके मुकाबले 540 लाउड स्पीकर। बहुत बढ़िया आराम हराम है, बड़ा किसी का बहुत बड़ा नारा है जी। जरा सा बात को आगे बढ़ाया है आलपिन में। आराम हराम है, लेकिन देखता हूं कि हराम में बड़ा आराम है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है। चूड़ी सुहाग का प्रतीक माना जाता है। छोटी सी बात भी है, इस आलपिन ने क्यों जन्म लिया, इस कविता ने क्यों जन्म लिया। मेरे घर में कमला बाई नाम की एक बाई काम करती थी, तो वो कांच की बहुत सारी चूड़ियां पहनती थी, यहाँ से यहाँ तक दोनों हाथों में। दिन भर वो चूड़ियां खन खन आती रहती थी और मेरे दिमाग में झनझन आती रहती थी। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि कमला से कहना कि चूड़ियां कम करके आया करे, 2 चूड़ी से भी काम चल सकता है। तो मेरी पत्नी मुझ पर ही गुर्राई, बोले क्या कहते हो, उसका सुहाग उतरवाओगे। तब ये आलपिन हुई, सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, फिर इतनी सारी चूड़ियां, आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं। कुछ शेर भी ऐसे बन जाते हैं जी, शेर जरूर सुनाएंगे साहब। जिनमें आलपिन वाली बात होती है। सुनाए। बुढ़ापे ने कुछ ऐसे पांव फैलाए हैं शैलेश, हाँ, बुढ़ापे ने कुछ ऐसे पांव फैलाए हैं चौबे, न मैं बिस्तर से उठता हूं न बिस्तर मुझसे उठता है। आय हाय, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। हंसी मजाक की व्यंग की गजल है जी। बड़ी समाज में परंपरा एक दूसरे को ढोने की, खासकर हमारे देश में। तो बात कहने की कोशिश की है, शेर मुलाजा फरमाइए इरशाद। कि आपको ढोना है जिनको आप ढोएंगे जरूर, आपको ढोना है जिनको आप ढोएंगे जरूर, और अपनी रूह की पहचान खोएंगे जरूर। क्या बात है, वाह वाह। आप हेलीकॉप्टर से बाढ़ का आनंद लें, नेताजी से कह रहा आप हेलीकॉप्टर से, आप हेलीकॉप्टर से बाढ़ का आनंद लें, वरना जिस कश्ती में बैठेंगे डुबोएंगे जरूर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आपको है नींद न आने की बीमारी मगर, आपको है नींद न आने की बीमारी मगर आपको पहरे पे बिठला दें तो सोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, कभी कभी मेजॉरिटी होती है, पार्टी को बड़ा समर्थन मिलता है, बहुत अधिक समर्थन देना, किसी का बहुत अधिक समर्थन करना खतरे से खाली भी नहीं होता। आपने मेजॉरिटी दे दी उन्हें दिल खोलकर, बहुमत समर्थन, आपने मेजॉरिटी दे दी उन्हें दिल खोलकर, आप अपने सर पे रख के हाथ रोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि जिंदगी कितनी कठिन है, संकल्प कितना काम कर देते हैं। कल इसी चट्टान से निकलेंगे फूलों के हुजूम। क्या मिसरा है, वाह। हुजूम माने फूल ही फूल निकलेंगे, बगीचे बगीचे। कल इसी चट्टान से निकलेंगे फूलों के हुजूम, हम यहाँ अपना पसीना आज बोएंगे जरूर। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई वाह प्रदीप चौबे जी, भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जो जीवन का सच है, छोटी छोटी बातों से सच कितना बढ़िया निकलता है। जैसे क्लास में एक टीचर ने बच्चे से कहा, प्रदीप जी बताओ गन्ने से क्या प्राप्त होता है। बच्चा बोला, सर पता नहीं। अरे बोले, शक्कर कहाँ से मिलती है। बोले, पड़ोसी के घर से। तो ये जो छोटी छोटी चीजें मांगने का आनंद होता है, पड़ोसी के घर से कभी शक्कर मांग ली, कभी चाय की पत्ती मांग ली, कभी दाल मांग लिया, कभी चावल मांग लिया, कभी नमक मांग लिया, और कुछ न मिला तो मक्खन मांग लिया। आइए मक्खन मुरादाबादी जी, जरा जोरदार ताली। ये घटनाओं और दुर्घटनाओं का एपिसोड है जी। और मेरा नाम ऐसा है जिसके साथ दिन भर घटनाएं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं हर घर में। जी। प्रदीप जी के घर जब मैं पहली बार गया, इन्होंने दरवाजा खोला, मुझे देखते ही कहा, सुनती हो मक्खन आ गया। अंदर से आवाज आई, आ गया तो मैं क्या करूं, फ्रिज में रख दो। बहुत जगह परंपरा है इस देश के बहुत छोटी छोटी जगहों में, जहां पे बहुएं हैं वो ससुर का नाम नहीं ले सकती। हमारे वहां एक ऐसे मक्खन लाल जी थे, तो बहू थी
वो जब मक्खन बनाने के लिए प्रक्रिया जो चलती है, दूध को गरम वरम कर रही थी, तो उसने अपनी सासू को कहा कि भाई दूध पे मक्खन आ गया। तो सासू ने डांटा, बोले देखो ऐसे ससुर का नाम नहीं लेते, थोड़ा तमीज से रहा करो। तो ठीक है, दूसरे दिन फिर वही जब काम कर रही थी तो उसने बिलोते में कहा, सासू जी दूध पे ससुर जी आ गए। मैं शैलेश जी उसी मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ मक्खन जी नहीं कहा जाता, मक्खन ही कहा जाता है बहू के द्वारा जी। और मैं रचना दे रहा हूँ आपको उन घटनाओं से जोड़कर। हरियाणा की बस में एक तगड़ी सी महिला से मैंने पूछा, क्या तुम हरियाणा की हो? बोली हाँ। और तुम? मैंने कहा मैं भी हरियाणा का हूँ। बोली रेसी क्या पहलवान, यो बात कह के काहे को लड़ाई की जड़ बोबे है, थारे से तगड़ा तो हमारे यहाँ बालक पैदा हो गए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक और रचना आपको देना चाहता हूँ इस देश की पुलिस के सम्मान में जी। चोरी डकैती घूस हो पुलिस चाहिए। चोरी डकैती घूस हो पुलिस चाहिए। पुलिस चाहिए। धार्मिक राजनीतिक या लड़कों का जुलूस हो पुलिस चाहिए। किसी का जन्म या मरण संस्कार हो पुलिस चाहिए। बच्चों का मुंडन त्योहार हो पुलिस चाहिए। दिन हो चाहे रात हो पुलिस चाहिए। किसी की चढ़ती बारात हो पुलिस चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कभी कि हो विवाह की पहली रात और पुलिस चाहिए। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। एक रचना देना चाहता हूँ। सुना। विवाह होता है, हिंदू धर्म के हिसाब से पंडित जी मुख्य भूमिका निभाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मोहल्ले में शादियाँ बहुत होती हैं, पंडित जी अकेले पड़ जाते हैं। पूरे महीने शादियों में जाग कर आखिरी शादी जो होती है, पंडित जी कभी सोते हैं, कभी जागते हैं, कभी ऊँघते हैं। मंत्र श्लोक रटे रटाएं वो मुंह से निकलते रहते हैं। क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, इस रचना में देना चाहता हूँ जी। विवाह में फेरों के समय पढ़ते हुए मंत्र एवं श्लोक पंडित जी को आ गई नींद की झोंक। नींद में ऊँघते हुए पंडित जी ने वर से कहा, वधू का हाथ मेरे हाथ पर धरो। वधू का हाथ मेरे हाथ पर धरो। वर ने कहा, पंडित जी होश में आइए। पंडित जी बोले, ताव मत खाइए। और चेते आपने क्या कहा? याद आई मंत्र की टेक, बोले वर वधू दोनों स्वाहा। वर ने पुनः कहा, पंडित जी घृत का दिया बुझ गया है, इसे तो बाल दो। पंडित जी बोले, अपने आप जल जाएगा, हवन कुंड में डाल दो। और तुम लोग तय करो कि हम अपने पट्टों की गांठ तभी खोलेंगे, आज एक दूसरे को वचन देते हैं जीवन में सदा सत्य बोलेंगे। वर आंसुओं से रोता है, फिर भी पंडित जी से पूछता है, आज के युग में सत्य क्या होता है? पंडित जी बोले, तुम क्या जन्नो, विवाह संपन्नो, सत्य के बारे में यही याद रखना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। बहुत बढ़िया। एक रचना देश के नेताओं के सम्मान में समर्पित कर रहा हूं। सम्मान में? नेताजी अचानक अस्वस्थता के शिकार हो गए, शरीर में ढेर सारे विकार हो गए। डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर ने आकर थर्मामीटर लगाया, देखकर टेम्परेचर डॉक्टर रह गया हैरान, 109 डिग्री में भी नहीं मरा। 109 डिग्री में भी नहीं मरा, क्या बात है। ये कहकर चला गया, टेम्परेचर आपको कोई खास नहीं है, 104 डिग्री से अधिक टेम्परेचर की दवा मेरे पास नहीं है। वाह वाह वाह। इतने में ही फोन खटखटाया, नेताजी ने उठाया, हेलो कौन? मैं भगवान बोल रहा हूँ। मौन? प्रभु आप मौन क्यों हैं, कुछ फरमाइए। भगवान जी बोले, नेताजी मेरे पास आइए। नेताजी ने कहा, फिर प्रभु ऐसा कीजिए, अपने यम को भेज दीजिए। यम आया, नेताजी के घर भरपेट भोजन पाया और बोला, भैंसा तैयार है, नेताजी चलिए। नेताजी ने कहा, जरा सुनिए, अभी आ रहा हूँ, घर पर बतला दूं कि उद्घाटन करने जा रहा हूँ। वाह 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 वाह। जरा सुनिए, अभी आ रहा हूँ, घर पर बतला दूं कि उद्घाटन करने जा रहा हूँ। नेताजी भगवान जी के सामने पधारे, अपने विनम्रतापूर्ण स्वरों में बक्कारे, कहिए प्रभु क्या काम था? मैं तो घर पर कर रहा आराम था। भगवान जी बोले, नेताजी काम ये था, हमारे इस यम का होने वाला रिटायरमेंट है, इसकी जगह किसी ना किसी का होना अपॉइंटमेंट है। मैंने सोचा आपको बुलवाऊं, आपसे ही समस्या सुलझवाऊं, क्योंकि आप जनता का दम निकालने में परफेक्ट हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा आपको बुलवाऊं, आपसे ही समस्या सुलझवाऊं, क्योंकि आप जनता का दम निकालने में परफेक्ट है। और आज से आप विदाउट इंटरव्यू यम की जगह सेलेक्ट हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत वैसे शैलेश जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठा
उठा? वाह, बिठाइए। नहीं नहीं, पूछ लो। तो पूछिए। हाँ, आप सबके जीवन में घटना घटी तो दुर्घटना भी घटी होगी, तो ऐसी कोई एक दुर्घटना जो आप भूल न पाए हो, हमें बताइए। एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था एसी में, एसी बंद हो गया, मैं पिघलने लगा। हाँ? पिघलने लगा तो टपकने लगा, मक्खन है, पिघलेगा। टपकने लगा तो बहने लगा, बहते बहते सामने की बर्थ तक चला गया। एसी चल पड़ा, मैं वहीं जम गया। क्या बात है। बहुत अच्छे जी। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी, वोटों और जूतों में क्या फर्क है? जी। हमने कहा, प्यारे लाल, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। तो कुछ दुर्घटनाएं होती है जो लगातार घटती रहती है, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जीवन में जो लगातार चलता रहे, जैसे कि लिखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बरसों बरस लिखते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत करते हैं, और हमें उन लोगों से मिलकर बड़ी खुशी होती है जो लिखने का प्रयास कर रहे हैं और इतना खूब लिख रहे हैं साहब कि उनसे लगता है कि भविष्य के आसमान पे कविताओं का सतरंगा रेनबो यानी कि इंद्रधनुष छाने वाला है। हमारे साथ है दिल्ली के विनोद पाल। अब दुर्घटना की बात हो रही थी, मैं शैलेश जी छोटा से घर के एक किस्सा बताऊंगा, और ये रियल किस्सा है। जब हम छोटे से थे, हम 3 भाई थे, तो पिताजी कभी कभी महीने में एक बार क्लास लगा लेते थे, लाओ अपना होमवर्क निकाल के लाओ। तो तीनों भाई खड़े हो जाते थे। पापा जी उस वक्त पे किसी किसी दिन में पहाड़े टेबल बीच में से, और जो डॉटिंग टेबल होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है साहब, जो बीच में कहीं से भी पूछ ली जाए। जी। पिताजी ने बड़े भाई से पूछा, नोचोक 27। बीच वाले भाई मंझले भैया बोले, पापा जी 28 होते हैं ना। अब मेरे छोटे होने का फायदा ये था, मैं पीछे जोड़ चुका था। मैं बताऊं? कह रहे अच्छा तू बताएगा, बता 12 चौक कितने होते हैं। ये दुर्घटनाएं होती हैं साहब जी। एक दिन हमने पिताजी से पूछा, मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही है? सारे यार दोस्त ब्याह गए, मेरी बारी नहीं आ रही है। पिताजी बोले, ये तो मंदिर में चढ़ाए तेरे नारियलों का प्रताप है बेटा, जो देवी मैया तुझे इस मुसीबत से बचाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने पूछा, पिताजी आप इसे मुसीबत क्यों मानते हैं? तो पिताजी ने अपना पास्ट बताया मुझे, और वो पास्ट इस प्रकार से। जी। जब से शादी हुई तब से रोता रहा। पिताजी बोल रहे हैं तुम्हारे? पिताजी बोले जी। याद कर बीते दिन खुश में होता रहा, जब से आशिक से मैं बन गया था पति। जब से आशिक से मैं बन गया था पति। साड़ियाँ तेरी माँ की मैं धोता रहा। बहुत अच्छे। और अब आपको एक शेर से जोड़ता हूँ साहब, जो सिर्फ कुंवारों के लिए, और मैं चाहूंगा यहाँ पे कुंवारे उन्माद में रहें जी। कि जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो? सुनो। हाँ। कुंवारी। जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही हर समस्या की जड़ है प्यारे। अरे कुंवारो क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते? तो मैं अपने जीवन में घटी एक छोटी सी दुर्घटना से आपको जोड़ रहा हूँ साहब जी। हम पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। फोटो में तो जच गई थी, अब की बार बहू देखने गए। अच्छा, ये बढ़िया बात है। लड़की वालों के घर पहुंचे तो देखा जब नजारा था, सास सज धज के खड़ी थी मेरी, ससुरा झाड़ू लगा रहा। अच्छा, घर में सास की चलती थी, एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी और लुंगी में ससुर हमारा था, और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था, जोरू का गुलाम बीवी की साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। अच्छा। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया। जैसे ही हम सोफे पे बैठे, मुंह से निकला उई। उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर बोला, बेटे मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था, और जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने ही गड़ाया था। क्या बात है। खैर, उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं आयुर्वेदिक दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे, लगता है गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। इतने में ससुर ने बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई।
मैंने बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाय हाय, शर्माते हुए, लजाते हुए। ससुर बोला आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूँ। रसोई दिखाता हूँ। उनके जाते ही मैंने पूछा हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी पूरा नाम लूसी है हमारा। मैंने कहा जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम कुत्ते कुतियाओं से मिलता जुलता है? वो बोली मेरा तो सिर्फ नाम है, आपका तो हुलिया भी मिलता है। हमने अपने आप को संभाला, अगला सवाल उसकी ओर डाला। मैंने कहा कहाँ तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। वो बोली जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। मैं बोला क्या मतलब? आप हैं चौथी फेल, फिर भला कैसे होगा आपका मेरा मेल? फिर उसने पूछा आपको किस नाम से जानते हैं? मैं कहा जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। कह रही बेटा जिस तरह से तू तुक से तुक भिड़ा रहा है मुझको तो कोई छोटा मोटा कवि नजर आ रहा है। मेरे हाँ कहने पर कहने लगी अच्छा वाह वाह क्या बात है, पे कभी कविता सुनाई है? सच सच बता तेरी कविताओं से कितनी कमाई है? मैं बोला है पागल लड़की क्या तेरी समझ में नहीं आता है एक कवि का घर कविताओं से कहाँ चल पाता है? वो बोली वाह बेटे हास्य में व्यंग मार रहा है, कवियों के सामने कवियों की उतार रहा है। फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात। बोली नेता का रिश्तेदार नहीं तू, करता भ्रष्टाचार नहीं तू, पास तेरे एक कार नहीं, ढंग का एक कारोबार नहीं है, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, पास तेरे लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया, एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। क्या बात है भाई, वाह वाह। मैंने ताउम्र ना शादी करने का सोच लिया था क्योंकि मैंने शादी का सही अर्थ गुलामी खोज लिया था, क्योंकि मैंने शादी का सही अर्थ गुलामी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया विनोद, बहुत अच्छे। आपको इस घटना ने दुर्घटना से बचा लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, मेरे मित्र के साथ हुआ। मेरा मित्र गया लड़की को देखने, लड़की को देखते बोला क्या इंडियन इकोनॉमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो कुछ भी इसके बारे में जानकारी। अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि ये डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए या नहीं, ये जो सरकार इन दिनों कंपनियों के लिए कर रही है? लड़की ने कहा बोले अच्छा अच्छा ये बताओ कि ये जो रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले तुम क्या सोचती हो? बोले कुछ भी नहीं सोचती। बोले अच्छा ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारा जो लेवल है थोड़ा सा मेरे मुकाबले का नहीं, मैं चलता हूँ। जाने लगा तो लड़की ने पीछे चावा दिया, भैया एक मिनट, भैया 3 आदमियों के चावल बनाने हो तो कितने कटोरी लगेंगे? क्या बोले मुझे नहीं पता। अच्छा, घर के अंदर 10,000 रुपये खर्चा हो, 2,000 बिजली का बिल आता हो, 1,500 रुपये नौकर के लगते हो, 8,000 का किराना हो, तो बताइए बचाऊंगी कैसे? बोले मुझे नहीं पता। बोले बहुत अच्छे, अच्छा ये बता दो घर में 10 आदमियों को खाना करना हो, टमाटर कितने मंगवाऊं? बोले मुझे क्या पता। बोले यही है बेटा, जो जीवन में पता होना चाहिए वो तुम्हें पता नहीं है, और जो पता नहीं होना चाहिए उसे पता करते हो तुम खुशियों का पता ढूंढ रहे हो। जीवन में यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। खुशियों का पता ढूंढने के लिए आपके पास चीजें बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए। लेकिन विनोद पाल, आपने खुशियों का पता ढूंढ लिया है, क्योंकि आप वाह क्या बात है में आ गए और आपने कविता सुनाई और बहुत बढ़िया ढंग से सुनाई, इसलिए खुशियां अपने आप आपका पता ढूंढ लेंगी। इसलिए हम आपको एक छुपे रुस्तम का स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, विनोद पाल। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। शैलेश जी, मैं ये सोच रही हूँ कि आम आदमी के जीवन में घटना और दुर्घटना क्या होती है? पैदा होता है वो घटना है, उसके बाद तो सारा जीवन ही दुर्घटना है। लेकिन आम आदमी के साथ एक चीज और होती है, वो कविता लिखने की कोशिश करता है, वो एक घटना है, और नहीं लिखी जाती वो एक दुर्घटना है, लेकिन सुनाता है ये एक बहुत अच्छी घटना है। सुनते हैं। लाल दीवार पर चूने से लिखा हुआ था, लाल दीवार पर चूने से लिखा हुआ था कि यहाँ लिखना मना है। आपकी शक्ल का अंदाज कुछ ऐसा है, क्या बताऊँ ये वाक्य कैसा है? कौन कहता है कि आप उल्लू जैसे दिखते हो? सच तो ये है कि उल्लू आपके जैसा है। चांद मांगे मैं चांद दे दूँ, तू रात मांगे मैं रात दे दूँ, तू दिल मांगे मैं दिल दे दूँ। बस कर यार, बैडमिंटन स्टोर समझ रखा है। तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, गुनगुनाते रहो, खिलखिलाते रहो, मेरा क्या, लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। कॉलेज की 4 दीवारों में अजीब सा खेल होता है, कॉलेज की 4 दीवारों में अजीब सा खेल होता है, खेल खेल में 2 दिलों का मेल होता है, इसीलिए हर बार पप्पू फेल होता है। तो भाई
भाई ये थे आम आदमी के विचार, आम आदमी की कविता। लेकिन आम आदमी कविताएं लिखे ये तो बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन आम आदमी पर कविताएं लिखी जाए ये इतना आसान नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने आम आदमी में बहुत कुछ लिखा और जब तक रहे बड़े खास रहे। मुझे आज के इस एपिसोड में एक ऐसे कवि मित्र की याद आती है जो न केवल बहुत अच्छा कवि था, एक बहुत अच्छा मित्र था, और एक ऐसा कवि जो मंच पे जब कविताएं पढ़ता था तो ऐसा होता ही नहीं था कि तालियों का शोर न उठे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कवि सशरीर हमारे बीच में न हो लेकिन उसकी कविताएं सदैव हमारे बीच में होती है। और जब वाहवा बहुत वर्षों पहले हम सारे देश के लोगों को दिखाते थे तब मुझे बड़ी खुशी है कि उस जमाने में उन्होंने आके कई बार हमारे साथ कविताएं पढ़ी। पहले नजर डालते हैं किस तरह से। वजन बढ़ जाने से बुरा हाल है, शरीर में न सुर है न ताल है, चेहरा तो ठीक ठाक है मगर चाल बेकार हो गई है, और ये कमर कमरे से हॉल हो गई। हद तो उस दिन हो गई भाई जब शहर का कसाई धीरे से बोला, साहब आप बकरा होते तो मजा आ जाता। ज्योतिषी को हाथ दिखाया तो बोला भाई वाह 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 वाह, कमाल है, क्या उम्र पाई है, ऐसी तैसी कर देंगे आप जमाने वालों की। आप तो उसी दिन मरेंगे जिस दिन शहर में 5 मौतें लिखी होंगी, एक आपकी 4 उठाने वालों की। मित्रों, इनका नाम नीरज पुरी है और आज ये शायद एक अजब संयोग है कि जिस तारीख को हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं वो नीरज की पुण्यतिथि। तो आज इस अवसर पे हम चाहते हैं कि नीरज की कविता का पाठ वो करे जिसे कविता नीरज विरासत में देके गए। नीरज की पुत्री आस्था नीरज पुरी। शैलेश जी, जो आजकल बम विस्फोट जगह जगह हो रहे हैं, उन्हीं के ऊपर पापा की एक बहुत ही अलग ढंग की कविता उन्हीं के अंदाज में सुनाने का प्रयास करती हूँ। सुनाओ। कि विस्फोटों के बाद एक बम बच गया जिंदा, तो उसके पास पहुंच गया न्यूज चैनल का ये बंदा। सबसे पहले अपने चैनल पर खबर दिखाने के लालच में हमने जैसे ही टिफिन का ढक्कन हटाया तो बम मुस्कुराया। क्या कहना है? टिक टिक की एक आवाज आई तो हमने कहा, क्या जिंदा हो भाई? बम बोला, हाँ और तुम भी, बधाई। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हाँ और तुम भी। बम बोला, हाँ और तुम भी, बधाई। क्या बात है। और मेरे जिंदा होने पे एतराज है तो अभी फट जाता हूँ। एक क्षण में खुद को और तुमको भूतपूर्व कर जाता हूँ। जरा सोचो, जब तुम्हारे मरने का सीन तुम्हारे चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगा तो तुम्हारा चैनल दुनिया में कितना फास्ट होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। वैसे भी तुमने पूरी घटना का कवरेज कुछ इस तरह से दिखाया कि तुम देश की तरफ थे या आतंकवादियों की तरफ कोई समझ नहीं पाया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जरा सोचो, जब तुम्हारे मरने की खबर सबसे पहले तुम्हारे चैनल पर आएगी तो तुम्हारे चैनल की टीआरपी कितनी बढ़ जाएगी। वाह। हमने कहा, यार टीआरपी को मारो गोली, यहाँ प्राण सूख रहे हैं, तुम्हें जब फूटना हो फूटो, हम तो घर को फूट रहे हैं। पर चलते चलते एक बात तो बताओ बम भैया, तुम्हारे साथियों ने खूब मनाया आतंक का त्योहार, सैकड़ों लोगों को दिया मौत के घाट उतार, पर तुम क्यों नहीं फटे? मासूमों की जान लेने का अपना इरादा तुमने कैसे बदल दिया? बम बोला, बेवकूफ ध्यान से देख, मुझ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वो तो कुछ गद्दार मुझे बेचाए, इस बात से मेरा अंतस बुझ गया है, वरना ये मत समझना कि मेरी आग ठंडी पड़ गई है, मेरा बारूद चूक गया है। क्या बात है, वाह वाह। अरे दूसरे बम तो थे ही उन देशों के, वे फटते न फटते उन्हें क्या फर्क पड़ना था। वे तो थे ही उन देशों के जिन्हें नफरत का इतिहास नया गढ़ना था। मगर मैं अपनों का होकर ही अपनों पर फट जाऊंगा तो मुझे लगा कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। क्या बात है भैया। मुझे लगा कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा, लेकिन मैं जिस दिन बिका अपने उस दिन ना फट पाने पर आज तक शर्मिंदा हूँ। प्लीज ये माइक और कैमरा हटा ले और किसी से मत कहना कि मैं अभी जिंदा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद। नीरज अगर हमारे साथ होते तो इसमें कोई शक नहीं है कि नीरज उन चंद कवियों में से होते जिन्हें हम वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम सम्मानित करते। लेकिन नीरज तुम नहीं हो,
तुम्हारी कविताएं हैं। आज हम सम्मानित करेंगे नीरज की दोनों पुत्रियों को। आस्था भी यहाँ है, उनकी ज्येष्ठ पुत्री आकांक्षा भी यहाँ है। मैं चाहता हूँ आकांक्षा इसमें गाए हम जोरदार तालियां। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आकांक्षा और आस्था, एक पुत्री होने के नाते मैं जानता हूँ कि अथाह स्मृतियां होंगी, लेकिन कोई एक बात जो तुम नहीं भूलती कभी? पापा कहते थे हमेशा कि हर क्षण से ज़िंदगी चुराओ, हंसो और सबको हंसाओ। पापा का न रहना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, खासकर बेटियों के लिए, ये आप सब जानते होंगे। लेकिन उनकी इस बात ने हम लोगों को उस दिन से ये नहीं कह सकते कि रोने के लिए मना कर दिया या कुछ, लेकिन जब भी हम लोग अकेले में रहते हैं तभी रोते हैं। अदरवाइज उनकी यही जो बात है हमें बहुत स्ट्रेंथ देती है कि हर क्षण से ज़िंदगी चुराओ, हंसो और सबको हंसाओ। क्या बात है, मैं जानता हूँ नीरज सदैव हंसते हंसाते रहते थे। तुम क्या कहना चाहोगी आस्था? जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनसे कहती थी पापा मुझे भी कविता लिखना सिखाओ, तो उनका हमेशा यही जवाब रहता था कि बेटा कविता लिखना सिखाया नहीं जाता। तो वो बात मुझे उनके जाने के बाद रियलाइज़ हुई कि सच में कविता लिखना सिखाया नहीं जाता। ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी कलम मुझे सौंपी है और खुद ब खुद उनकी काव्य यात्रा को और उनकी कलम को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। क्या बात है, सचमुच नीरज ने बिल्कुल ठीक कहा। कविता लिखना सिखाया नहीं जाता, जब यहाँ कुछ होता है तो कविता पैदा होती है। यहाँ के खालीपन को भरिए, भरिए मोहब्बत से, भरिए प्रेम से, फिर देखिए कविताएं कैसे उपजती है। और जब उपजेंगी कविताएं हैं तब सारी दुनिया करेगी सिर्फ एक काम, आपके लिए मिलके कहेगी वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।